नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एचपीजी के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हमने पार्ट 2 में हिमाचल प्रदेश में किन्नर, किरात, कोल, नाग, यक्ष, आदिमानव और सिंधु घाटी सभ्यता कवर किया था। तो उसके बाद मैंने बताया था कि आर्यों का आगमन हिमाचल प्रदेश में कैसे होता है। तो एक बार हम वही रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से। तो दोस्तों, जो आर्य थे वो बेसिकली ईरान से आए थे। मान लीजिए ये आपका ईरान है। ईरान से आर्य 3 शाखाओं में बट गए थे। एक आपके इधर वाली साइड चले गए थे जो यूएसए गए, और यूएसए में वो आज हम उन्हें रेड इंडियंस कहते हैं। जो दूसरी शाखा थी इनकी वो इधर आपकी अफगानिस्तान वाले एरिया में चली गई और इनको हम आर्य कहते हैं। जो तीसरी शाखा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है खश। ठीक है जी, वो शाखा है खश। तो आर्यों के बारे में, हिमाचल प्रदेश में आर्यों का संबंध क्या है, आर्यों के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरह से आए, यहाँ पे आने से इनका क्या इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश पे पड़ा था। तो आर्य इनका जो स्रोत है हमारे पास वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का विवरण किया हुआ है और इसलिए ऋग्वेद आर्य के बारे में एक बड़ा स्रोत माना गया है। दूसरा जो स्रोत है हमारा वो है महाभारत। महाभारत के बाद रामायण भी आर्यों का स्रोत है। इसके अलावा और भी बहुत सारा जो संस्कृत साहित्य है उसमें आर्यों के बारे में लिखा हुआ है। तो आर्य जब हिमाचल प्रदेश में आए तो यहाँ पर उनका सामना किरातों से हुआ और किरातों का राजा उस समय शांभर था। ठीक है जी, किरातों का राजा उस समय शांभर था और शांभर हिमाचल प्रदेश में बने हुए अपने 99 दुर्गों में रहता था। तो किरातों, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 99.9% स्टूडेंट जो है वो इस टॉपिक को गलत पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो आर्यों का राजा इस समय सुदास था और देवदास था। आर्यों का राजा इस समय देवदास था और जो किरात है, किरातों का राजा शांभर था। तो आर्य जब हिमाचल में या भारत में आए तो 400 सालों तक इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ और हिमाचल में जो हमने कोल, किन्नर, किरात, नाग, यक्ष पढ़े, इनके साथ 400 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद इनकी एंट्री हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में हुई और ये एंट्री कोई साधारण एंट्री नहीं थी। इनका बहुत ज्यादा विरोध हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में हुआ था। तो जैसे ये हिमाचल प्रदेश में आए तो इनका सामना जो है वो शांभर से हुआ। ये युद्ध 40 वर्षों तक चला। एक ओर से शांभर था जो किरातों का राजा था और दूसरी ओर से था देवोदास। ठीक है जी, 40 सालों तक युद्ध के चलने का जो कारण था वो था कि उस समय तलवार, तीर, धनुष्मान, इन सब चीजों से युद्ध नहीं होते थे। पत्थर डंडों से ये लड़ाइयां लड़ी जाती थी। तो सैनिक जो घायल हो जाते थे वो फिर से आते थे और फिर से जो है वो मतलब युद्ध में भाग ले लेते थे। इसलिए ये युद्ध 40 वर्षों तक चला था। अगली चीज हम देखते हैं कि जब 40 वर्षों तक इस युद्ध की समाप्ति नहीं हुई तो वरुण, इंद्र और देवदास ने मिलकर उद्व्रज नामक स्थान पर, उद्व्रज में शांभर को मार दिया धोखे से। ठीक है, शांभर के सहयोगियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। वो थे चिमुरी, धनी, शुष्ण, आशुष और पीप। ये ऐसे राजा थे हिमाचल के जिन्होंने शांभर का इस लड़ाई में साथ दिया था। एक चीज और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि ये वो राजा हो सकते हैं जो संभवतः कोल, किन्नर, किरात, नाग, यक्षों के राजा रहे हो, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो हम देखते हैं कि आर्यों का जो प्रतिनिधित्व करते थे वो हमेशा ऋषि मुनि करते थे। तो इस युद्ध में जो सलाहकार थे देवदास के, उनका नाम था ऋषि भारद्वाज। और आर्यों के आने से हिमाचल प्रदेश में ऋषियों की एंट्री भी होती है। बहुत सारे ऋषि आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऋषि भारद्वाज आ गए हिमाचल प्रदेश में
और भी बहुत सारे ऋषि आर्यों के समय में हिमाचल प्रदेश में आए। ठीक है, तो यहाँ हिमाचल वाले एरिया, ये दो अलग अलग युद्ध है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक युद्ध है जो देवोदास और शांभर में लड़ा गया, वो चला 40 साल, और जिसको हम पढ़ते हैं दशराज्य युद्ध। ठीक है, दशराज्य युद्ध, वो इन दोनों में नहीं लड़ा गया था। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम 99.9 स्टूडेंट्स जो है इस चीज को गलत पढ़ते हैं कि दशराज्य युद्ध जो है आपका वो शांभर और देवोदास में लड़ा गया था। अब हुआ क्या कि देवोदास था, देवोदास ये वाला एरिया जीतने के बाद अपने, कई बुक्स में पुत्र लिखा है, कई में अपना पोता लिखा है, तो अपने पोते को या अपने पुत्र सुदास को राजा बना देता है, और सुदास जो है वो आपका सुदास मध्य भारत को जीतने में बिजी हो जाता है, और ये वाले एरिया में आर्य जो शासक थे वो अपना राज्य बना देते हैं। उन्हीं आर्य में से एक कबीला था जिसका नाम था तुत्सु कबीला। तुत्सु कबीले के जो सरदार थे जिनका नाम था राजा ययाति। तो राजा ययाति जो है हिमाचल प्रदेश में अपने 5 पुत्रों के लिए अलग अलग साम्राज्य, एक बड़ा साम्राज्य बना देते हैं राजा ययाति। ठीक है जी, और इधर वाले एरिया में सुदास अपना राज कर रहा है। अब सुदास के समय में और ययाति के अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी 5 अन्य राजा राज करते हैं, और हो सकता है 5 से अधिक राजा, छोटे छोटे राजा राज करते हैं। देखिए, आर्यों के आक्रमण का पहली चीज हम पढ़ेंगे, प्रभाव क्या पड़ा। इन आक्रमणों का जो हिमाचल प्रदेश पे प्रभाव पड़ा वो बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि जो एंशिएंट ट्राइब्स हमने डिस्कस करी थी वो पहाड़ों की ओर चली गई। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे संघ बनने शुरू हो गए। तो राजा ययाति के 5 पुत्रों के 5 अलग अलग राज्य हो गए, और इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में 5 अनार्य राजा भी हो गए, और इनके अलावा हो सकता है छोटे छोटे भी कुछ राजा इस समय रहे हो। ठीक है, ये प्रभाव इन आक्रमणों के पड़े। अब यहां पे हम एक चीज को और समझते हैं कि जो दशराज्य युद्ध था इसका कारण क्या बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, और हम इस टॉपिक को 99.9% गलत पढ़ते हैं। तो अब दशराज्य युद्ध का जो कारण बना, पहली चीज जो सुदास है, सुदास के समय में, इवन देवोदास के समय से लेकर इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो थी एक राज, और हिमाचल प्रदेश में जितने भी दूसरे जनपद थे उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो थी गणाधीन। ठीक है जी, तो अब हम इसमें डिफरेंस समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। एक राज जहां पे राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, और गणाधीन जहां पे एक सभा जो है वो राजा का चुनाव करेगी। तो पहला कारण, हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश के राजा और हिमाचल प्रदेश के लोग, हो सकता है इस कारण सुदास के एंटी बने हो कि यहां तो पैटर्नल रूप से ही चलता रहना है, किसी अच्छे व्यक्ति के आने की संभावना यहां पर नहीं है, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। दूसरा कारण इंपॉर्टेंट दूसरा क्या था कि सुदास के जो सलाहकार थे वो थे ऋषि विशिष्ट, और ऋषि विशिष्ट से पहले इसके जो सलाहकार हुआ करते थे वो हुआ करते थे ऋषि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र और ऋषि विशिष्ट की कभी भी आपस में नहीं बनती थी, इसलिए हम देखेंगे कि सुदास क्या कर देता है, विश्वामित्र को सुदास अपने राज्य से निकाल देता है, और विश्वामित्र इसे अपना अपमान समझता है, और विश्वामित्र समझते हैं कि सुदास ने मेरे साथ बहुत गलत किया, और मेरी जगह जो मेरे घोर विरोधी है ऋषि विशिष्ट, उन्हें अपना एडवाइजर बना दिया, उन्हें अपना सलाहकार बना दिया। इसलिए अब ऋषि विश्वामित्र जो है हिमाचल प्रदेश में आकर, क्योंकि सुदास तो बिजी है अपने मध्य भारत वाले एरिया में, इसलिए विश्वामित्र जो है अपने हिमाचल वाले एरिया में आकर 10 राजाओं का एक संघ बनाते हैं, जिसमें
जिसमें 5 आर्य राजा, मैंने बताया ययाति के पुत्र पुरु, अनु, द्रह्य, तुर्वशा और यदु, ये, और 5 अनार्य राजा जिसमें अनिल, पक्त, शिव्र, भलानस और विष्णिल। इन 10 राजाओं का समूह बनाते हैं किसके खिलाफ? सुदास के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि 2 कारण इंपॉर्टेंट हमारे हो गए हैं जिसके कारण यह युद्ध हुआ था। परंतु एक चीज हम इस युद्ध में और समझेंगे कि इन 10 राजाओं की जो सेना थी वो अप्रोक्सीमेट 60,000 थी, 60,000 थी, और हमारी जो सुदास की सेना थी वो सिर्फ 6,000 थी। तो अब इस युद्ध में, ये युद्ध पहले हम समझते हैं कि इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया। इधर से इसका नेतृत्व राजा पुरु करते हैं और इधर से इसका नेतृत्व करते हैं राजा सुदास। इनके एडवाइजर मैंने बता दिया ऋषि विश्वामित्र है और इनके एडवाइजर है ऋषि वशिष्ठ। ठीक है जी। तो अब ये युद्ध रावी नदी के किनारे, इतिहासकार मानते हैं कि कांगड़ा वाले एरिया में ये हुआ था, और पुरु के नाम के कारण ही रावी नदी को पुरुषानी कहा जाता है। तो रावी नदी के किनारे बहुत सारे इतिहासकार कांगड़ा में मानते हैं और बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये युद्ध लड़ा गया था पंजाब में। ठीक है जी। तो ये वाला जो युद्ध है ये सिर्फ एक दिन चलता है, और पहली बार इस युद्ध में तीर धनुष बाण, ये सारी चीजें, तीर तलवार, ये चीजें यूज की गई। अब ये वाले जो हिमाचल के शासक थे इन्हें आदत थी पत्थर से, डंडों से, इन सभी चीजों से लड़ने की, परंतु जो सुदास की सेना थी उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने ये तीर तलवार और ये सारी चीजें सिखा दी थी। अब हम समझेंगे कि अचानक से जो व्यक्ति जिसे आदत है पत्थर और डंडे खाने की, वो एक चोट लगेगी, ठीक हो जाएगा, दोबारा से युद्ध लड़ने आ जाएगा, परंतु वो एक ही वार में तीर के साथ उसकी डेथ हो रही है। तो वो जो 60,000 की सेना थी उस सेना में इतनी भगदड़ मच गई कि अनु और द्रह्य की सेनाएं तो रावी नदी में डूब गई। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा आगे कि ये युद्ध जो है वो जीत जाते हैं आर्य, और आर्य इस युद्ध को जीत जाते हैं। जो सुदास है वो भी, सुदास वाली पार्टी जो है युद्ध को जीत जाती है, और दूसरे जो ये भी हमारे आर्य राजा है, परंतु अब इन्हें हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि पुरु यहां से गए और यहां से जाने के बाद वो कुरु बने। कुरु जो है वो कौरव पांडव वाला वो सीन, वो एपिसोड आपने देखा होगा। तो कौरव बने जिन्होंने बाद में इनका क्षेत्र कहलाया कुरु क्षेत्र। यदु वाले जो थे वो बाद में यादव बने, जिस वंश में आपके भगवान श्री कृष्ण हुए, और इसी वंश का एक राजा सहस्त्र अर्जुन था। सहस्त्र अर्जुन जिसने परशुराम जी जहां पर रहते थे, या ऋषि जमदाग्नि जहां पर रहते थे, रेणुका जी पर आक्रमण किया था। वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिर्फ यही आर्य नहीं थे जिन्हें हिमाचल प्रदेश का पता नहीं था, इसके अलावा और भी आर्य थे, मतलब और भी प्राचीन राजा थे जिन्हें हिमाचल प्रदेश के बारे में ज्ञान था या ढूंढा था। हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के वंश में राजा सगर हुए हैं, यहां सागर लिखा गया है, सॉरी, राजा सगर हुए हैं जिन्हें, और राजा भगीरथ, इन्होंने हिमालय की खोज की थी। ये पहले ऐसे कौशल वंश के राजा थे जिन्होंने हिमालय या हिमाचल प्रदेश खोजा था। लक्ष्मण के पुत्र अंगद ने कुरुपथ और चंद्रकेतु ने माला राज्य की नींव रखी, जो संभवतः उत्तराखंड वाले एरिया में हो सकता है। ठीक है। तो आर्यों के इन आक्रमण से हिमाचल प्रदेश पे पहली जो चीज हुई, जो यहाँ के पुराने शासक थे इन्हें छोड़कर जाना पड़ा, और दूसरा अब यहाँ पे क्या हुआ, जो खश थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है खशों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम बाद में कहलाया कुलिंद। क्या नाम कहलाया? कुलिंद। और जो आर्य थे आपके, आर्यों ने एक राज्य बनाया जिसका नाम कहलाया त्रिगर्त। ठीक है, त्रिगर्त मतलब ये आपका त्रिगर्त, इसलिए त्रि मतलब 3, गर्त मतलब नदियों से घिरा हुआ।
तो त्रिगर्त वाला जो एरिया है हम देखेंगे कि आपका त्रिगर्त वाला एरिया ये रावी व्यास और सतलुज के बीच का एरिया जो है, यहां पे आर्य खुद रहने लगे और उन्होंने जो है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम कहलाता है त्रिगर्त। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट अगली चीज में हमें ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश की अलग अलग नदियों के नाम मिले हैं। तो एग्जामिनर यहां से भी बहुत बार जो है वो क्वेश्चंस पूछता है ना। मैंने यहां स्टार मार्क भी लगाया है, जैसे चिनाब को चंद्रभागा कहा गया है ऋग्वेद में। पुरु के राज्य की जो नदी थी पुरुषाणी, है ना, रावी नदी को पुरुषाणी, व्यास को विपाशा, सतलुज को शतुद्री, यमुना को कालिंदी, है ना, सरस्वती नदी को नदीतमा या मातेतमा, नदियों की माता कहा गया है। बहुत पवित्र नदी आर्य सरस्वती को मानते थे। ठीक है। आपकी मार्कंडा नदी को अपाया और घग्गर को दृशद्विती नदी कहा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से आर्यों का जो है वो, अगर सुदास वापिस भी चले गए होंगे तो आर्यों का यहां से बहुत ज्यादा लगाव था और यहां पे वो ट्रेड भी करते थे, व्यापार भी करते थे। ठीक है। मुख्य रूप से जो व्यापार होता था वो होता था सोमलता का। सोमलता, तो हम समझेंगे कि ये सोमलता क्या थी, जिससे आर्य अपनी शराब बनाते थे, आर्य अपनी वाइन बनाते थे, जिसे सोमरस कहा गया था। वो क्या बोलते, वो जिस बेल से बनती थी उसे कहा जाता था सोमलता। और जो हिमाचल के ट्राइब्स उन दिनों रहे होंगे जिन्हें आर्यों ने पीछे वाले एरिया में धकेल दिया था, पहाड़ी एरिया में, तो जो बाद में खश कहलाए, और खश वाला एरिया मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, ये आपका कुल्लू से लेकर चौपाल तक वाली जो शिमला और कुल्लू की हिल्स है, उधर उस एरिया में खश रहते हैं, है ना। खशधार, खशकंडी भी उस एरिया को कहा जाता है। तो हो सकता है कि वहां से भेड़ बकरियों पर लादकर जो है ये सोमलता ले जाते हो आर्यों के लिए। और ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है कि जो ऋषि विशिष्ट थे उन्हें सूरा पसंद नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में एक और वाइन मिलती थी जिसका नाम था सुरा। ठीक है। जिन्हें राक्षस, पिशाच या फिर आपके दूसरे लोग पीते थे, उसे सुरा कहा जाता था। ठीक है। वो ऋषि विशिष्ट को पसंद नहीं थी, ऐसा माना गया है। तो अगली चीज पे हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि जो आर्य थे, ये जो दूसरे इनके भाई थे, जो प्राचीनतम आर्य थे जिसे हम खश कहते हैं, ये इन्हें अपना ही भाई मानते थे, परंतु इनके साथ ये मिक्सअप नहीं हुए, जिसके कारण हुआ क्या कि ये जो खश थे, आर्य मानते थे कि ये भी अपना धर्म भूल चुके हैं, ये मांस मदिरा खाते हैं। तो आर्य हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। ठीक है जी। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो हमारी थी, जिसमें सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस हुआ है, दशराग्य युद्ध। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कुलिंदों के बारे में, डिस्कस करेंगे त्रिगर्त के बारे में, डिस्कस करेंगे कुलूट के बारे में, डिस्कस करेंगे औदुंबर के बारे में, डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में ब्रीफ में अगली वीडियो का थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे रहा हूं। उस वीडियो में क्या होगा कि विश्वामित्र जो थे उनको हिमाचल प्रदेश से निकाला गया या बाहर जाना पड़ा। तो ये अगर आपका हिमाचल प्रदेश का त्रिगर्त वाला एरिया है तो वो इस एरिया में चले गए। जो उनके वंशज थे वो कहलाए बाद में औदुंबर, वो कहलाए औदुंबर। तो मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में औदुंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आपके जो इधर वाले हिमाचल में लोग रह गए, जो आर्य ही कहते थे या खश अपने को कहते थे, वो कहलाए कुलिंद। ठीक है। यहां वाला एरिया इन्होंने अपने पास रख दिया, ये कहलाए त्रिगर्त। और इधर वाले एरिया में जो लोग रहे वो कहलाए आपके कुलूत।
यहां पर आपका एरिया बच गया किन्नर का। तो हमने दो तीन चीजें जो पहले पढ़ी थी, खश बन गए कुलिंद, नाग और यक्ष का अस्तित्व यहां पे खत्म हो गया, वो खशों ने किया हो। वो पहले भी हमने पढ़ा था, खशों ने नागों पर विजय प्राप्त की थी, तो वो या तो इन्हीं में मिल गए या फिर उन्होंने उनका जो है वो संपूर्ण नाश हो गया होगा, ठीक है। परंतु इसके बाद जो है हम इन्हीं जनपदों को आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों, आपने मेरी क्लास में देखा होगा कि पिछली क्लास का जो लिंक है वो अगली क्लास के साथ होता है, तो इसलिए आप पूरे लेक्चर ज्वाइन करें, ठीक है। और बहुत बड़ी वीडियोस ये नहीं है, 30-40 मिनट की वीडियो होती है जो आपकी एचएस प्रीलियम मेंस हर चीज में, एचएस अलाइड एंटी ऑल एग्जाम्स में हेल्प करने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सब इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी लगे तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।